हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। और कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पार्ट बी स्टार्ट किया और उस पार्ट बी का चैप्टर नंबर 9 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 9 बिल्कुल क्लियर होगा और अब आप लोगों को ये जो पार्ट बी है, जिसके लिए एक बहुत ही एक ऐसा माइंडसेट है बच्चों का कि पार्ट बी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वो माइंडसेट से अब आप लोग बाहर निकल पा रहे होंगे। पार्ट बी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर हर एक चैप्टर आपको कोई ना कोई नई नॉलेज ही देकर जाएगा, जिसके अंदर बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, सो बहुत सारी बातें आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में सीखी और आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। और ये चैप्टर तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हर एक बच्चे का एक फेवरेट चैप्टर रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो जो कॉमर्स के फील्ड में घुसते ही बच्चों के माइंड में जो क्यूरियोसिटी आ जाती है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे शेयर्स में डीलिंग की जाती है, क्या होता है आखिरकार यहाँ पर, तो वो सारी की सारी चीज़ों का जो जवाब है वो इस चैप्टर के अंदर आके बच्चों को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है और ईजी भी। पहले इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व किए गए थे सीबीएसई की तरफ से, बट कुछ टाइम से उनको डिलीट कर दिया गया है। तो चैप्टर बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और प्यारा सा चैप्टर है, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको देकर ही जाने वाला है। ठीक है, सो फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगाइए और चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड कुछ रिव्यूज दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि पार्ट बी के अंदर अब आप कंफर्टेबल हो पा रहे हैं या नहीं। और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी आज की जर्नी विद आवर न्यू चैप्टर। बच्चों, इस चैप्टर में अब हम लोग अपने न्यू करिकुलम के हिसाब से क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग वो चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले समझेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हम लोग मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स आएंगे। कैपिटल मार्केट, उसके कॉन्सेप्ट्स आएंगे और उसके कुछ टाइप्स भी आएंगे। ध्यान रखिएगा कि मनी मार्केट के जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पहले हुआ करते थे, अब वो आपके कोर्स से ओमिटेड हो चुके हैं। सिमिलरली प्राइमरी मार्केट के भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे पहले, लेकिन अब वो आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इनका इंट्रोडक्शन पार्ट ही यहाँ पर पढ़कर चलना है विद देयर फीचर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम फंक्शंस और ट्रेडिंग प्रोसीजर पढ़ेंगे। और उसके बाद सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आरसीएबी, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट का भी सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट कवर अप करना है, यानी कि उसके कुछ फीचर्स। यहाँ पर हमें फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस नहीं पढ़ने हैं, हो सकता है पुरानी एनसीईआरटी में या एनसीईआरटी में अभी भी आपको वो देखने को मिले, बट अगर हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम में अब ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो जितना भी मैंने आपको यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखाया है, आपको यही इस चैप्टर के अंदर प्रिपेयर करना है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। चलो, फाइनेंशियल मार्केट भी छोड़ो, मैं सबसे पहले बात करती हूँ मार्केट की, कि मार्केट क्या होता है। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट मतलब बाजार, जहाँ पर सामान मिलता है, जहाँ पर बायर और सेलर आते हैं। एक को सामान बेचना है तो दूसरे को सामान खरीदना है, तो जो सामान बेच रहा है बदले में उसको कुछ पैसा मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। और ये एक्सचेंज किन लोगों के बीच में हो रहा है? बिटवीन द बायर एंड द सेलर। और क्यों कोई मार्केट में आ रहा है? क्योंकि उनको अपने पसंद का सामान वहां पर मिल रहा है, जो उस चीज को खरीदना चाहते हैं, या एक ऐसा पर्सन जो उस सामान को बेचना चाहता है। अब जैसे कि हम लोगों ने फर्नीचर मार्केट का नाम सुना, तो फर्नीचर मार्केट में क्या बिकता होगा? फर्नीचर। हम लोग सब्जी मंडी का नाम सुनते हैं, वेजिटेबल मार्केट, तो वहां पर क्या बेची जाती हैं? वेजिटेबल्स ना। तो लाइकवाइज अगर हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट है, बाजार तो हो गई, पर ये मार्केट किस चीज की है? फाइनेंशियल, यानी कि फाइनेंस, कि यहाँ पर पैसा को खरीदा और बेचा जाता है। तो मतलब मैडम क्या यहाँ पे नोट खरीदे बेचे जाते हैं? नहीं बच्चे, यहाँ पर नोट तो नहीं खरीदे बेचे जाते, लेकिन उनके इक्विवेलेंट कुछ चीजें होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो आपको पैसे जरूर दिलवा सकते हैं। यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनकी फंड की रिक्वायरमेंट होती है,
किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, तो किसी के पास पैसों की कमी है जो उस पैसे को इस्तेमाल करना चाहता है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा एरिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके लिए जहां पर बायर और सेलर आते हैं। ये बायर और सेलर क्या लेकर आ रहे हैं? फाइनेंस, फंड्स। और फंड्स के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, एक को पैसा चाहिए तो एक के पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब हमें इन दोनों को मिलाना था तो इनको मिलाने के लिए हमने एक मार्केट एस्टैब्लिश कर दी जिसको हमने नाम दिया फाइनेंशियल मार्केट। आज के टाइम पर भी हम अगर नॉर्मल मार्केट्स की अगर बात करें तो नॉर्मल मार्केट्स सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं हो गई हैं, आजकल वो ऑनलाइन भी हो चुकी है। सो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपको मार्केट्स मिल रही हैं। इन द सेम वे अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की भी बात करेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये किसी जगह पर ही हो, ये मार्केट ओवर द इंटरनेट भी कंडक्ट की जा सकती है, यानी कि इसके जो ऑपरेशंस है वो ओवर द इंटरनेट भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, सो एक क्लैरिटी आपको मिल गई होगी फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग कि यहाँ पर क्या होता होगा। ठीक है, तो देखिए जरा, अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट, कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है, क्या करते हैं हम बच्चे यहाँ पर आकर? हम लोग यहाँ पर आकर क्रिएट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब मैं आपको ये कह रही थी ना कि यहाँ पर फंड्स के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, तो बहुत सारे रूप को हमने अपना एक बिजनेस टर्म दे दिया है विच इज नोन एज फाइनेंशियल एसेट, कि यहाँ इस मार्केट के अंदर जिस सामान में हम लोग डील कर रहे हैं अब हम उसे यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स बोलेंगे। अब हमें यहाँ पर वोकैबुलरी समझनी है कि क्या क्या इस्तेमाल होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स को या तो क्रिएट किया जाता है या फिर एक्सचेंज किया जा सकता है। तो मेरे साथ साथ ये बात आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट वेयरएवर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकर्स। अब ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल मार्केट सिर्फ तभी आएगी जब आपने फाइनेंशियल एसेट्स में यहाँ पर डील कर रहे हो। बेसिकली जब जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो ना तब तब आपको लगेगा कि आप फाइनेंशियल मार्केट में डील कर रहे हो। चाहे आपने यहाँ पर बैंक में भी अपनी अगर डिपॉजिट जमा करी है तो कहीं हद तक आप भी फाइनेंशियल मार्केट में एंटर कर गए हो, क्योंकि बैंक में जमा किया गया आपका वो पैसा कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है। और फाइनेंशियल मार्केट को क्रिएट ही इसलिए किया गया ताकि हम इकोनॉमी के अंदर जो मनी है उसको सर्कुलेट कर सके, कि आपको अपने घरों में पैसा नहीं रखना है। हम यहाँ पे आपको एनकरेज कर रहे हैं कि भाई घरों की तिजोरी में रखकर जो पैसा आप लोग बैठे हो वो आपको कोई फायदा नहीं दे रहा है, आप वो पैसा हमारे पास लेकर आओ ना, इससे आपको भी फायदा होगा और हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो इसलिए जब जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जाती है तब तब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इट इनेबल्स द सेवर्स टू इन्वेस्ट। अब मेरे पास खूब सारा पैसा है, खूब सारा, अब मैं सोच रही हूँ यार उस खूब सारे पैसे का मैं क्या करूँ, तो फाइनेंशियल मार्केट ने मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी कि बेटा पैसे को घर मत रखो, पैसे को क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो कहीं ना कहीं पे, क्योंकि घर की तिजोरी में रखा हुआ पैसा बढ़ थोड़ी जाएगा और रोज उसे खोल खोल कर देखती रहोगी तो खर्च कर दोगी, इससे बेटर है इन्वेस्ट कर दो ना। क्यों? क्योंकि वो तो तुम्हारा कौन से वाला फंड है, तुम्हारा सरप्लस फंड है ना। अपने तुमने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए तुम्हारे पास अलग से पैसा है, बट ये तो तुम्हारा ऐसा पैसा है जो तुम जोड़ कर रख रही हो, तो इट्स बेटर कि आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर दो। इट इनेबल्स द इन्वेस्टर्स, चलो ठीक है, सेवर्स को तो मौका मिल गया इन्वेस्ट करने का, और किसको यहाँ पर मौका मिला? इन्वेस्टर्स को, टू बोरो द फंड्स, यानी कि तुमसे वो लोग पैसा लेंगे और उस पैसे को उधार लेकर वो कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। यानी कि जनरल पब्लिक अपना पैसा लगा रही है यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में, और जो बिजनेस फर्म्स है वो उसी पैसे का इस्तेमाल कर रही है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ताकि उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो सके। तो बस आपको पता चल गया होगा कि एक के हाथ में पैसा है और दूसरे को उस पैसे का इस्तेमाल करना है, तो दोनों को मिलाने के लिए हमने एक जगह बना दी, उस जगह का नाम क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, सो आई होप कि आपको मीनिंग एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। अब बात आती है एलोकेटिव फंक्शन की, कि ये एलोकेटिव फंक्शन क्या होता है। देखो एलोकेट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस सेंस में,
कि मान लो मेरी जेब में 10 रुपए हैं, अब मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ठीक है, तो मेरी जेब में मान लो 10 रुपए हैं, तो मैंने कहा कि मुझे 2 रुपए की मेलेडी टॉफी खानी है और 3 रुपए की मुझे पल्स वाली टॉफी खानी है, और 5 रुपए जो बचे ना, इस 5 रुपए से मैं क्या करूं, 5 रुपए में तो और कुछ नहीं आएगा, 5 रुपए का मैंने छोटे वाला लेस का पैकेट ले लिया। मतलब कि मैंने 5 रुपए इन्वेस्ट किए लेस के चिप्स में, 3 रुपए इन्वेस्ट किए पल्स की टॉफी में, और 2 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए मेलेडी में। तो यहाँ पर ये जो मैंने 10 रुपए अपने बांटे ना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो दिस इज नोन एज एलोकेटिव फंक्शन। मतलब एलोकेटिव का मतलब अभी मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ कि एलोकेटिव का मतलब होता है फंड को हम लोग बांट रहे हैं इस तरीके से कि भाई काम भी हो जाए, मेरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, प्लस कुछ ना कुछ यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो। भाई मुझे तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मेरा तो ग्रोथ हो गया, मुझे मेरी मनपसंद चीजें मिल गई हैं, है ना। अब अगर मैं इसी को फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं आपको कि यहाँ पर एलोकेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझो कि उनका मतलब क्या है। मान लो कि रिलायंस अपना कोई एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है, कोई एक रिन्यूएबल सोर्सेज से रिलेटेड वो कोई अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है जिसके लिए उनको पैसों की जरूरत है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट ने क्या किया, फंड इकट्ठा किया लोगों से, उस फंड को उठाकर उसको लगा कि लोग तो और भी बहुत सारे खड़े हैं पैसे मांगने के लिए, बट रिलायंस हमें एक ऐसा दिख रहा है प्रोजेक्ट को लेकर जो मोस्ट प्रोडक्टिव है, कि अगर हमने ये पैसा उठाकर रिलायंस कंपनी में लगाया तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होगी, और वो कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे हमारे रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल होगा, दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो हमें पैसे को ऐसी जगह पर लगाना है जो मोस्ट प्रोडक्टिव हो और जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, और इसी को फाइनेंशियल मार्केट का एलोकेटिव फंक्शन कहते हैं। कि मार्केट में खड़े तो बहुत सारे लोग होंगे पैसा मांगने के लिए, बट हम चाहते हैं कि पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाए जहां पर वो मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लगे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है। अब यहाँ तो इससे फायदा सिर्फ उन लोगों का दिख रहा है ना कि जिनको पैसा उधार चाहिए, और किसको फायदा होना चाहिए इससे, ऑब्वियसली वो पर्सन जिसने तुम्हें पैसा दिया, सेवर्स को। तो सेवर्स को यहाँ पर मिलती है अच्छी खासी रेट ऑफ रिटर्न। जब जैसे कि मैंने जिस तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया ना अपने 10 रुपए का, तो मुझे तो सेटिस्फैक्शन पूरा मिल रहा था ना, और प्लस इससे क्या हुआ कि मैंने पैसा इस तरीके से लगाया कि जो लोग मुझे सामान बेच रहे थे उनके पास भी पैसा आ गया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पर कि आपको पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जो प्रोडक्टिव हो, इकोनॉमिक ग्रोथ करके जाए, और हमारे सेवर को अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न में मिल जाए, ठीक है। चलिए देखिए, सो इट रेफर्स टू लिंकिंग द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग द फंड्स बिटवीन देम। हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइनेंशियल मार्केट हमें क्या अलाउड कर रहा है कि हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं सेवर और इन्वेस्टर्स को। एक के हाथ में पैसा है, एक को पैसा चाहिए, कैसे, बाय मोबिलाइजिंग द फंड्स बिटवीन देम, उनके बीच में फंड को इस्तेमाल करके मूव कराकर। मोबिलाइजिंग का यहाँ पर मतलब किससे होता है बेटा, मूवमेंट से, कि फंड को एक के हाथ से दूसरे के हाथ में लेकर जा रहे हैं ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके। व्हेन द एलोकेटिव फंक्शन इज परफॉर्म्ड, टू कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो। और जब हम इस तरीके का एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उससे हमारे सामने दो रिजल्ट आते हैं। पहला क्या, कि जो रेट ऑफ रिटर्न है जो ऑफर किया जाता है हाउस होल्ड्स को, हाउस होल्ड्स यहाँ पे कौन है बच्चे, वही सेवर्स, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो उनके लिए जनरली क्या होता है, हायर, ठीक है, कि घर में पैसा रखने से बेटर है यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिलेगा। ऑल्सो क्योंकि पैसों की कहीं ना कहीं कमी तो है ही हमारे पास, तो ये जो पैसे हैं, ये जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, ये उन्हीं फर्म्स को मिलने चाहिए विच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमी, यानी कि जो इकोनॉमी के लिए हायर प्रोडक्टिविटी शो करे, जो हमारी इकोनॉमी का पैसा, जो हमारे सेवर्स का पैसा मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लगा सके, ठीक है। तो एलोकेटिव फंक्शन क्या होता है, मेरे साथ याद करना है। एलोकेटिव फंक्शन जब भी परफॉर्म किया जाता है, यानी कि हम पैसे को यहाँ पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे दो रिजल्ट आने चाहिए हमारे सामने, कि एक तो हम अपने सेवर्स को ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न आपको हायर मिलता है यहाँ पर, दूसरा क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों की हमारे पास यहाँ पे कमी है, तो हम उन्हीं फर्म्स को यहाँ पर पैसा एलोकेट करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं जिनके पास मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज हों, जो उसको मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लगा सके, जिससे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो सके, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक की पिक्चर आपको एकदम क्लियर होगी और टिप्स पे चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक।
अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की। तो अपनी कलम जरा निकाल लें और मेरे साथ साथ थोड़ी सी ड्राइंग करना शुरू करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चे। एक को हम बोलेंगे यहाँ पर मनी मार्केट और दूसरे को हम यहाँ पर बोलेंगे कैपिटल मार्केट, ठीक है। उसके बाद मनी मार्केट के तो खैर हमें कोई एज सच टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, बट कैपिटल मार्केट के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब अगर मैं बात करूं मनी मार्केट की, तो देखो पैसों की रिक्वायरमेंट है। पैसों की रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीके की होती है, ये सब हम लोग जानते ही हैं कि कई बार हमें पैसा कुछ कम समय के लिए चाहिए, कई बार हमें वही पैसा ज़्यादा समय के लिए चाहिए। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगेन अप टू 1 ईयर है, यानी कि सिर्फ आपको 1 साल तक के लिए पैसा चाहिए, या मैं कहूँ आपको यही पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो आप जाएंगे मनी मार्केट के अंदर। बट अगर वही आपके पैसों की रिक्वायरमेंट मोर देन 1 ईयर के लिए है, यानी कि आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए, या मैं कहूँ अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पैसा चाहिए, तो आप कैपिटल मार्केट में जा सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी को थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पे ही फोकस करते हैं कि मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड्स देती है 1 ईयर तक के लिए, वहीं पे कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो आपको लॉन्ग टर्म फंड्स देती है, ऑब्वियसली ह्यूज अमाउंट प्रोवाइड करेगी फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। सो यहाँ तक आप लोग पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है, अभी तो बता कर आई हूं तुम्हें, अब तो तुम यहाँ मेरे पढ़ने से पहले बता दोगे कि मनी मार्केट क्या है। मनी मार्केट इज अ मार्केट जहां पर आपको कौन सा फंड मिल रहा है बच्चों, शॉर्ट टर्म फंड मिलता है विच डील्स इन द मॉनेटरी एसेट। पर वो किस में डील करती है, मॉनेटरी एसेट। अरे नाम में ही मनी है भाई, यहाँ तो पैसा ही पैसा है, इस चैप्टर में पैसा ही पैसा है और इस पूरी बुक में मुझे लगता है पैसा ही पैसा है, ठीक है। सो मॉनेटरी एसेट्स हैं whose period of maturity is up to 1 year, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी है, 1 साल की। याद हो गया, आगे बढ़े। चलो अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ लें जरा। चलो कैसी मार्केट है जरा इसकी अच्छाई बुराई चुगली वुगली सब कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक ऐसी मार्केट जहां पर रिस्क कम होगा। रिस्क कम क्यों है, क्योंकि टाइम पीरियड कम है, पैसा थोड़ा सा कम ही मिलता है आपको, तो लो रिस्क है, अनसिक्योर्ड है, कुछ मॉर्टगेज नहीं करना, कुछ गिरवी नहीं रखवाना, शॉर्ट टर्म है लेकिन शॉर्ट टर्म है। तो एक ऐसी मार्केट जो कम रिस्क के साथ है, यानी कि लो रिस्क है, अनसिक्योर्ड भी है, एज वेल एज शॉर्ट टर्म फंड आपको प्रोवाइड करती है, तो उसका नाम क्या है, मनी मार्केट। हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास आपका फाइनेंशियल एसेट होगा, यानी कि जिस भी चीज को आप मार्केट में लेकर आए हो ट्रेड करने के लिए, वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है कैश में, यानी कि आपको तुरंत इसके बदले में पैसा यहाँ पर मिल जाता है। सो दीज आर हाईली लिक्विड, इट इज हाईली लिक्विड एंड आर इशूड एक्टिवली ट्रेडेड एवरी डे, क्योंकि ये क्या कर सकते हो आप, इसको एवरी डे इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। बट द मेन थिंग इज देर इज नो फिजिकल लोकेशन फॉर द मनी मार्केट। मनी मार्केट की कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती है, आप इसे ओवर द टेलीफोन और थ्रू द इंटरनेट चला सकते हैं। मेजर पार्टिसिपेंट्स की अगर यहाँ पे बात की जाए कि कौन कौन लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि हमारा आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज हैं और म्यूचुअल फंड्स। तो मेजर पार्टिसिपेंट्स मतलब कौन लोग मनी मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं या वहाँ आकर काम करते हैं, तो वो हमारे पास ये सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सो मनी मार्केट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कैपिटल मार्केट। अब हमने मनी मार्केट समझ लिया कि क्या होता है, तो कैपिटल मार्केट में हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब कैपिटल मार्केट फिर कौन सी वाली मार्केट होगी, एक ऐसी मार्केट जो आपको फैसिलिटीज दे रही है एंड द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, और आपको कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स प्रोवाइड कर रही है जहां से आपको कैसे वाला पैसा मिलता है, लॉन्ग टर्म फंड्स मिलते हैं। अब चाहे वो डेट की फॉर्म में मिले या इक्विटी की फॉर्म में मिले, जिसमें आप अपने फंड्स को रेज भी कर सकते हो और इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आई होप चैप्टर नंबर 9 के बाद डेट और इक्विटी में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि डेट क्या होता है और इक्विटी क्या होता है। सो मनी मार्केट लो रिस्क, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म फंड वाली मार्केट, हाईली लिक्विड है।
जो कोई फिजिकल लोकेशन के साथ नहीं चलती है। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो कई हद तक सिक्योर्ड आप कह सकते हो, रिस्क थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा आपको कैपिटल मार्केट के अंदर, लॉन्ग टर्म फंड्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अब आगे ज़रा इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। इट इज कंसर्न विद मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, ये आपके मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जनरली जो मोर देन 1 ईयर हो। इट डायरेक्ट्स दीज सेविंग्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज लीडिंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कैपिटल मार्केट जो है वो हमारी सेविंग्स को डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है कुछ प्रोडक्टिव यूजेस के अंदर, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है और उसकी ग्रोथ होती है। कैपिटल मार्केट के अंदर कुछ डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं, कमर्शियल बैंक्स आते हैं और स्टॉक एक्सचेंजेस को हम यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं। एक आइडल कैपिटल मार्केट वही होती है जहां पर पैसा अवेलेबल होता है एट द रीजनेबल कॉस्ट। तो ये हमारे कैपिटल मार्केट के फीचर्स हो गए। पहला फीचर क्या है, मोर देन 1 ईयर के लिए आपको पैसा मिल रहा है, लॉन्ग टर्म फंड्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी की जा रही है। यहाँ आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो वो डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है, एज वेल एज यहाँ के अगर मैं पार्टिसिपेंट्स की बात करूँ तो कमर्शियल बैंक्स है, स्टॉक एक्सचेंज है, कुछ डेवलपमेंट बैंक्स हैं। और यहाँ पर एक अच्छी उसके लिए क्वालिटी दी गई है कि एक आइडल कैपिटल मार्केट वही होगी जो रीजनेबल कॉस्ट पे यानी कि कम कॉस्ट पे फाइनेंस अवेलेबल करा देगी, ठीक है। सो दोनों मार्केट्स आई होप कि क्लियर हो चुकी होंगी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं फटाफट से। तो मीनिंग तो हम लोगों को क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर डिफरेंस आता है तो आपको पता होना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन आ रहे हैं अभी हमने पढ़ा। कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। मनी मार्केट में ज्यादातर आरबीआई, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं। क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजों के थ्रू यहाँ पर फंड रेज होता है। तो कैपिटल मार्केट में हमारे पास जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। बट वहीं पे मनी मार्केट की बात करूं तो यहाँ पर कुछ ऐसे नाम है जो शायद आप लोगों ने नहीं सुने हो, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेड बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आउटले, यानी कि कहाँ कितना पैसा लगता है। तो यस, मनी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आउटले है आपका, सॉरी उधर मनी मार्केट की अगर बात करूं तो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट आउटले है वो लार्ज है। अब बच्चा यही गलती करता है कि कैपिटल मार्केट बड़ी मार्केट है, यहाँ पैसा ज्यादा लगता होगा, मनी मार्केट छोटी मार्केट है, यहाँ पैसा कम लगता होगा। नहीं, यहाँ हम पर यूनिट फाइनेंशियल एसेट की बात करें, जैसे कि इतना तो हम शेयर्स के बारे में पढ़ के आ चुके हैं कि अगर मुझे एक शेयर खरीदना है तो एक शेयर 100 रुपए का भी हो सकता है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की भी हो सकती है कैपिटल मार्केट में। बट वहीं पे अगर मैं मनी मार्केट की बात करूं तो मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक टी बिल यानी कि ट्रेजरी बिल, वो मिनिमम ही 25,000 का है, यानी कि यहाँ पर आपको 25,000 की इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। बट यहाँ आप 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और यहाँ पर इस 25 के मल्टीपल में ही चलता है ये। तो अगर मैं इंडिविजुअल यूनिट की बात करूं तो मनी मार्केट में जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बट वही इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट में स्मॉल होती है, लो होती है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट, ड्यूरेशन। कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है, वहीं पे मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है जिनका टाइम पीरियड 1 साल तक का होता है, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी की बात करूं तो लिक्विडिटी ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट के जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो एक्टिवली ट्रेडेड नहीं होते, उनको ट्रेड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि ये हाईली लिक्विड होते हैं। बट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हाईली लिक्विड होते हैं क्योंकि ये आपके डेली ट्रेड किए जाते हैं, तो इसको इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कैपिटल मार्केट आपकी थोड़ी सी रिस्की है क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा है। बट वहीं पे मनी मार्केट थोड़ी सी सेफ होती है क्योंकि जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर कम है। अमाउंट भी आप कह सकते हो कि अगर भले ही इन्वेस्टमेंट आउटले ज़्यादा है बट ह्यूज अमाउंट यहाँ इन्वॉल्व नहीं होता और यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पर चांसेस फ्रॉड वगैरह के ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी के। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब वही हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये तो हम पढ़ते ही हैं,
तो कैपिटल मार्केट में जो रिटर्न्स हैं वो जनरली हाई है, आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होता है, बट वही मनी मार्केट के अंदर जो रिटर्न्स होती हैं वो लो ही रहती है, ठीक है। सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हमने पढ़ लिया, कैपिटल मार्केट पढ़ लिया, उनके फीचर्स समझ लिए, दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम जान चुके हैं। तो हमने यहाँ पर कैपिटल मार्केट के बारे में अब तक ये समझा है कि कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ से हमें लॉन्ग टर्म फंड्स मिलते हैं फॉर द मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म पर्पस, ठीक है। अब ये जो कैपिटल मार्केट है ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है और दोनों ही फॉर्म्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहली फॉर्म का नाम है प्राइमरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट को हम लोग न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। वहीं पे जो दूसरी मार्केट है उसका नाम है सेकेंडरी मार्केट या जिसे आप स्टॉक मार्केट भी कहते हैं या फिर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसके तो हमें 3 नाम पता चल गए, वहीं पे प्राइमरी मार्केट के सिर्फ 2 नाम है, ठीक है। अगर मैं इस प्राइमरी मार्केट के जो दूसरा नाम है न्यू इश्यू मार्केट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको हम निम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों मार्केट में फ़र्क क्या होता है? देखो, ये तो हमें पता है ना कि कैपिटल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या है। जनरली वो हमारे पास शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं या फिर बॉन्ड्स हैं। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है जिसके अंदर हम लोग कैपिटल मार्केट में डील करते हैं। अब क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि मुझे कार खरीदनी है। अब मेरे पास कार खरीदने के 2 ऑप्शन है, या तो मैं शोरूम पे जाऊँ और एकदम ब्रांड न्यू कार खरीद के लेकर आऊँ, ठीक है। बट वहीं पे मुझे कोई न्यू कार नहीं खरीदनी, मैं चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, मैं सेकेंड हैंड कार से भी काम चला सकती हूँ। तो सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए क्या मुझे शोरूम पे जाना पड़ेगा? नहीं, सेकेंड हैंड कार्स की अपनी एक अलग मार्केट है। मतलब कि अगर मुझे एक नई कार खरीदनी है तो अलग लोकेशन पे जाना है, और वहीं पर अगर मेरी इच्छा है कि मुझे सेकेंड हैंड कार खरीदनी है तो उसके लिए अपना एक सेगमेंट है, राइट। सेम कुछ ऐसा ही होता है कैपिटल मार्केट में शेयर्स के अंदर, कि अगर आपको बिल्कुल एकदम नए शेयर्स में डील करना है, यानी कि ऐसे शेयर्स जिनको पहली बार ट्रेड किया जा रहा हो, तो उसके लिए प्राइमरी मार्केट है। बट वहीं पे अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर्स में अगर आप डील करना चाहते हो, यानी कि ऐसे शेयर्स जो पहले भी ट्रेड किए जा चुके हैं, तो उसके लिए हमारे पास सेकेंडरी मार्केट है। तो अब नाम की क्लैरिटी आपके पास आ गई होगी कि इसको प्राइमरी क्यों और इसको सेकेंडरी क्यों कहा गया है। प्राइमरी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इशू हो रहे हैं और सेकेंडरी क्योंकि वो एक बार पहले भी इशू हो चुके हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं इन दोनों मार्केट्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट के बारे में। तो जैसे कि बिल्कुल अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसको हम न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं वो फर्स्ट टाइम ट्रेड हो रही होती है, यानी कि ये बिल्कुल एक नया सामान है जिसको पहली बार खरीदा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर नई सिक्योरिटीज में ही डील किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम। A company can raise capital through the primary market in the form of, अब यहाँ पर जो पैसा है जो फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे ट्रेड करने जा रहे हो वो भी किस फॉर्म में करने जा रहे हो, तो इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है या फिर लोन्स और डिपॉजिट्स के फॉर्म में भी ये काम किया जा सकता है। प्राइमरी मार्केट से हम लोग पैसे लेने कब जाते होंगे, यानी कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से प्राइमरी मार्केट में हम लोग एंटर करते होंगे। तो रीजंस आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि जब जब हमें एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करना हो, जब जब हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसके अंदर वेराइटीज ऐड करना चाहते हैं, यानी कि हम डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, मॉडर्नाइज करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को, मर्ज हो रहे हैं, टेक ओवर्स चल रहा है, तो इन दैट केस प्राइमरी मार्केट हमारे लिए एक ऐसी मार्केट है जो इजीली हमारे पैसों की समस्या को दूर कर देती है, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ पर प्राइमरी मार्केट आपको एकदम क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, विच इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के बारे में तो हमें बहुत सारा डिस्कशन करना है फिलहाल इस चैप्टर के अंदर, बट हाँ, प्राइमरी मार्केट हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना मैंने अब तक आपको यहाँ पे पढ़ाया, क्योंकि इसके जो अदर मेथड्स थे, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, वो हमारे कोर्स से ओमिट हो चुके हैं, तो उसको हमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ हमें ये जानना है कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है। तो एक बार जरा मुझे बता दीजिए फटाफट से, प्राइमरी मार्केट क्या है? एक ऐसी मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम ट्रेड की जाती है, और इसका दूसरा नाम क्या है? न्यू इशू मार्केट।
जनरली फर्म्स क्यों जाती है प्राइमरी मार्केट में? क्योंकि वहां पर हो सकता है मॉडर्नाइजेशन हो रहा हो, एक्सपेंशन हो रहा हो, बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा हो, मर्जर चल रहा है, टेक ओवर्स हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हम प्राइमरी मार्केट के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी मार्केट में कब जाना है? वही जब सेकेंड हैंड कार खरीदने की इच्छा हो तभी तो OLX पे, Cars24 पे जाते हैं ना। बस कुछ इसी तरीके से अगर तुम्हें अपनी सिक्योरिटीज में बार बार डील करना है, बार बार बाइंग एंड सेलिंग का काम करना है, तो तुम जा सकते हो सीधे कहां पर? सेकेंडरी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो देखिए जरा सेकेंडरी मार्केट क्या कहती है। सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज अ स्टॉक मार्केट एंड द स्टॉक एक्सचेंज एंड इट इज अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो सेकेंडरी मार्केट है वो किस में डील करती है? परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज जिसको हम एक बार ट्रेड कर चुके हैं। इट हेल्प्स इन द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट। अब इससे क्या होता है ना कि देखो, नए नए सिक्योरिटीज को इशू करने से बेटर है कि ऑलरेडी जो हमारे पास सिक्योरिटीज हैं हम उसी में ही पैसा बार बार इन्वेस्ट करके, री इन्वेस्ट करके डिसइन्वेस्ट करें। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने किसी एक कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपए का। ठीक है, मैंने किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का खरीदा। अब मुझे मार्केट में दिख रहा है कि वही शेयर अगर मैं किसी को बेचूं तो 125 रुपीज का वो सेल ऑफ हो रहा है। तो मैंने यही 100 रुपए का शेयर किसी दूसरी पर्सन को 125 रुपए का बेच दिया। तो इससे क्या हुआ, जब मैंने उसको 125 रुपए में बेचा तो इससे मुझे 25 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, अब हो सकता है जिस पर्सन ने मुझसे खरीदा उस पर्सन ने भी इसको आगे मार्केट में प्राइस बढ़ी और इसको 130 रुपए में बेच दिया। तो इससे क्या हो रहा है, सेम सिक्योरिटीज री इन्वेस्ट हो रही है, डिसइन्वेस्ट हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को चांस मिलता है अपनी उस सिक्योरिटी से और पैसा कमाने का, कैपिटल फॉर्मेशन करने का, और इवन जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं वो भी मार्केट में इसकी वजह से एंटर कर पाते हैं। ठीक है, अब वही बात होगी ना कि देखो, जो न्यू कार है वो हर कोई नहीं खरीद सकता। हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें सारे लोग ऐसे नहीं है जो न्यू कार ही परचेज करते हैं। हमारे पास बहुत 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 सारे लोग ऐसे हैं जो सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक नई कार को खरीदना, तो वो सेकेंड हैंड पे जाते हैं, है ना। बस ठीक उसी तरीके से कुछ फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं जो प्राइमरी मार्केट में नहीं एंटर कर पा रहे हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आकर यहाँ पर वो भी जो ऑनरशिप का जो एक फीलिंग है वो यहाँ पर वो पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। अब अगर एक बात बताओ, ये OLX.com, ये Cars24 अगर ये नहीं होती तो जो लोग अपनी कार को बेचना चाहते हैं, यानी कि एक बार चलो हमने खरीद ली, अब 5 साल बाद हमें लगता है कि नहीं यार अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कार और बड़ी खरीदनी है, तो पुराने वाली का क्या करें? पुराने वाली को क्या करें हम? क्या फेंक दे क्या? अभी से ये बेकार खड़ी रहेगी क्या हमारे यहाँ पे? कोई तो ऐसी मार्केट हो जहां पर इस कार को बेचा जा सके। तो इसी वजह से ऐसी चीजें स्टार्ट हुई ना कि ठीक है, अगर आपके पास कोई सेकेंड हैंड मटेरियल है, चाहे वो कार है या कोई भी सेकेंड हैंड सामान है, तो आप यहाँ आकर उसको बेच सकते हो। तो ठीक इसी तरीके से हमारे पास जब एक बार सिक्योरिटीज इशू हो गई, हम चाहते हैं उसको दोबारा से री इशू करना, तो कोई तो ऐसी मार्केट हो जो हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करके दे। तो उसी लिए हम लोगों ने लेकर आए क्या? स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, या जिसे हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को भी लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी मिली। ओके, नेक्स्ट, अब इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस जो बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगा आपको और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताएगा। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, अगर आप दोनों का कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ते हैं, डिफरेंस भी पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको यहाँ पर इसके साथ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो डिफरेंस नंबर 1 जो है हमारे पास, उसका बेस क्या है? सबसे पहला बेस यही है, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज। किस तरीके की सिक्योरिटीज आप लोग यहाँ पर डील करते हो, कैसी कैसी सिक्योरिटीज यूज करते हो। तो अगर प्राइमरी मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू सिक्योरिटीज की सेल कर रहे हैं। अब ये चाहे नई कंपनी के थ्रू हो या कोई ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कंपनी नई पुरानी हो सकती है, लेकिन जो सामान बेचा जा रहा है, जो सिक्योरिटी में डील किया जा रहा है, वो बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू है, यानी कि सिक्योरिटी नहीं है, कंपनी नई पुरानी कैसी भी हो सकती है। बट अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो यहाँ हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का, मतलब यहाँ पर न्यू सिक्योरिटीज बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पुरानी नहीं है, यहाँ नई नहीं है, नई नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कौन कौन डील कर सकता है,
तो देखो प्राइमरी मार्केट जो है वहां पर जो सिक्योरिटीज है वो सेल की जा रही है कंपनी के थ्रू इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली। जैसे आप डायरेक्टली कंपनी के शोरूम पे जाते हो और वहां पर जाकर सामान खरीद के लेकर आते हो या फिर कार खरीद के लेकर आ रहे हो। बट ऑन दी अदर हैंड जब आप ये दूसरी कार्ड्स 24 या फिर आप OLX.com पे जा रहे हो तो ये तो बीच में आपको कह सकते हो कि डीलर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, जिसकी हेल्प से आप लोग अपना ये जो एक फंक्शन है वो परफॉर्म कर पा रहे हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी जो है वो इन्वेस्टर्स के पास जा रही है। ठीक है, हो सकता है बीच में कोई एक आधा इंटरमीडियरी हो, जैसे कि हमारे कंपनी और कस्टमर के बीच में एक रिटेलर है। कार की अगर मैं बात करूं, कार वाले केस के अंदर यहाँ पे जो ऑनरशिप है वो एक्सचेंज की जाती है बिटवीन द इन्वेस्टर्स, कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ पर इन्वेस्टर्स ही डायरेक्टली आपस में एक दूसरे के साथ ऑनरशिप एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि सारा काम इनको स्टॉक एक्सचेंज करके देती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पर्पस और फंक्शन। क्या पर्पस है? देखो प्राइमरी मार्केट का जो पर्पस है वो डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे सीधे आप इन्वेस्टर्स के साथ डील कर रहे हो और यहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हो फंड का सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, क्योंकि यहाँ पे कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को हम मिला रहे हैं ताकि जो पैसा है वो सीधे सीधे कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बट यहाँ पर भी आप कैपिटल फॉर्मेशन करते हो, बट यहाँ पर वो काम इनडायरेक्टली होता है। सो इट प्रमोट्स द लिक्विडिटी एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट्स द कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, किस तरीके के ट्रांजेक्शन करते हो? यहाँ पर हम सिर्फ आपको खरीदना अलाउड कर रहे हैं, आपको दोबारा से बेचना अलाउड नहीं कर रहे हैं। मतलब कंपनी तो बेच रही है बट एज अ बायर, ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, तो बायर को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी सिक्योरिटीज को खरीदना अलाउड है, आप उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि बेचने का मतलब क्या है? री इशू हो गया, और री इशू का मतलब क्या है? वो सेकेंड हैंड सिक्योरिटी हो गई। सेम यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो आप खरीद भी सकते हो, यहाँ आप बेच भी सकते हो। तो यहाँ पे बोथ बाइंग एंड सेलिंग जो होती है वो आप परफॉर्म कर सकते हो, दोनों फंक्शन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एज अ कस्टमर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हैं। प्राइस कैसे डिसाइड होता है? यहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होता है वो कंपनी या मैनेजमेंट, मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है वही डिसाइड करेगा कि कितने पे हम अपनी सिक्योरिटीज को इशू करेंगे। बट वहाँ मार्केट है ना, अब मार्केट आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होती है। वही आपका एक डिमांड कर्व होता है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, आपका एक सप्लाई कर्व होता है जो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर गई, यही द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही आपका क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना। याद आ रहा है बचपन, कॉमर्स का बचपन, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ठीक है, और ये हो गया आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये हो गया आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, यही पे आपकी जो प्राइस है वो डिसाइड हो जाती है, यानी कि ओपी इज द प्राइस। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर तो फोर्सेज है आपके डिमांड और सप्लाई, जिसकी हेल्प से आप प्राइस डिसाइड करते हो। ठीक है, उसके बाद लोकेशन। प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बट येस हमारे पास काफ़ी सारी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, और दो तो उसमें बहुत ज़्यादा फेमस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, BSE और NSE। तो येस इनके एक स्पेसिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है, यानी कि ये फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, बट वहीं पे प्राइमरी मार्केट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि इसकी कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। ठीक है, सो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच का डिफरेंस और उनका कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। क्या पढ़ा हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में? एक ऐसी मार्केट, लॉन्ग टर्म फंड्स दोनों ही देती है, मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स दोनों यही देंगी, चाहे वो प्राइमरी मार्केट है चाहे वो सेकेंडरी मार्केट है, क्योंकि दोनों ही कैपिटल मार्केट का पार्ट है। बट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि प्राइमरी मार्केट सिर्फ न्यू इशू मार्केट है, यानी कि यहाँ पे सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम ट्रेड की जाती है, आपको सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटीज को खरीदना अलाउड किया गया है। बट अगर आपको उन्हीं सिक्योरिटीज को बेचना है तो आपको सेकेंडरी मार्केट में आना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करती है, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों अलाउड किया गया है। ठीक है, कंपनी प्राइमरी मार्केट में डील कर रही है क्योंकि फर्स्ट वही है ना, वही तो है जो सामान बेचने के लिए निकली है फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे कंपनी का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली है। बट वहाँ अगर मैं बात करूँ आपकी सेकेंडरी मार्केट के अंदर, तो कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, स्टॉक एक्सचेंजेस सारा काम करके देता है, तो इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन वहाँ पर किया जा रहा है। प्राइमरी मार्केट ज्योग्राफिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बट सेकेंडरी मार्केट ज्योग्राफिकली कुछ स्पेसिफाइड लोकेशंस पर एग्जिस्ट करती है। सो आई होप कि यहाँ तक की सारी कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी।
तो इस क्लास को हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आज हम लोगों ने एक दूसरे के साथ डिस्कस करी है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ आगे के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।